देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। टेलीविजन कैमरे पर पहली बार वो फैक्ट्री हमारे दर्शक देख रहे हैं। TV9 एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, जहां पर राफेल को बनाया गया, असेंबल किया गया, फिनिश प्रोडक्ट के तौर पर तैयार किया गया, हैंगर में खड़ा किया गया और उसके बाद हवाले किया गया हिंदुस्तान के। 5 आ गए हैं, 36 आने हैं। इसमें से 28 सिंगल पायलट के साथ होंगे और बाकी होंगे डबल पायलट्स, जिसमें सीट हो सकेंगे एक साथ। सुमित, ये तस्वीरें जहां पर हम इसको असेंबल होता हुआ देख रहे हैं, ये एक फाइटर जेट बनाने में जो पूरी टेक्नोलॉजी, जो पूरा मैन पावर जो लगता है, वो एक फाइटर जेट बनाने में कितनी मशक्कत के तौर पर आप देखते हैं? देखिए, उसके बाद मशक्कत होती है उसके एयर ट्रायल्स के अंदर, क्योंकि अनिल चोपड़ा सर हैं और ये जानते होंगे कि जब पायलट्स उसके अंदर सॉटी भरते हैं तो वो भी एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। साल भर का वक्त लगा हमारे पायलट्स को इस पर ट्रेन होते हुए। और ये भी इंपॉर्टेंट है दिनेश कि मैं आपको बताऊं कि हमने कल ना सिर्फ अपने दर्शकों के लिए ये दिखाया था कि कैसे फ्रांस के ही एक पायलट ने हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताया, उसने TV9 भारतवर्ष के लिए सॉटी की और ये बताया कि कैसे ये फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो डोमिनेट करेगा। और अब दोबारा से हम अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें सीधे तौर पर पहुंचा रहे हैं, यानी ग्राउंड की हर एक तस्वीरें हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं TV9 भारतवर्ष पर। और इससे पहले कि मैं बर्लिन के पास जाऊं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें राफेल की फैक्ट्री से, Dassault एविएशन की फैक्ट्री से आप तक सीधे पहुंच रही हैं TV9 भारतवर्ष के जरिए। बर्लिन के पास मैं एक बार फिर से चलता हूं। बर्लिन, इस तस्वीरों के मुतालिक अगर आप देख पा रही हैं और कुछ बयान करना चाहें। तस्वीरों से मुझे सबसे पहली चीज ये पता चलती है कि जैसे आपने पहले ही बता दिया है कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने में कितनी मशक्कत लगती है। तो आप सोच सकते हैं कि अंबाला में जो कॉन रेज हो रहा है उसके पीछे कितनी बड़ी एक मैन पावर है, कितनी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स है जो सालों से काम कर रही है। और ये जो गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो रेज होने वाला है, उसमें पायलट के साथ साथ वहाँ के रडार टेक्नीशियन, फाइटर कंट्रोलर, मैन पावर जो कि उसका मेंटेनेंस करेंगे, उन सब की कितनी प्रोफेशनल नॉलेज हाई होनी चाहिए, अवेयरनेस कितनी हाई होनी चाहिए, ये हमें इससे पता चलता है। तभी इन सब के अमेलगमेशन से हम ये एक पॉलिटिकल ऑफेंसिव सिग्नलिंग चाइना को दे पाएंगे। ये ताकतें जब बढ़ती हैं, देवनाथ साहब से मैं ये भी समझूंगा, देवनाथ साहब, क्योंकि जब वेपनरी आपकी स्टेट ऑफ द आर्ट होती है, आपकी ताकत में और इजाफा होता है और फिर आप किसी से टेबल पर बैठकर नेगोशिएट करते हैं, तो मुझे लगता है पूरा सिनेरियो बदल जाता होगा देवनाथ साहब। दुरुस्त। जब भी दुश्मन से बात करनी है तो मजबूती से बात करनी है। दुश्मन को पता होना चाहिए कि पूरा देश उस पायलट के पीछे खड़ा है। उसके पास जो हथियार हैं वो इतने विध्वंसक हैं कि दुश्मन ने अगर ज़रूरत की हमला करने की तो हमारा पायलट, हमारा हवाई जहाज और हमारे मिसाइल और बम दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देंगे। देखिए, कोई भी दुश्मन अगर आपको भांप जाता है कि आप कमज़ोर हैं और आप युद्ध लड़ने की परिस्थिति में नहीं हैं, तो दुश्मन आप पर ना सिर्फ मिलिटरली वरन डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली भी हावी हो जाता है। दुश्मन को पता होना चाहिए कि अगर उसने हमारी तरफ टेढ़ी नज़र से देखा तो हम उसकी दोनों आंखों को फोड़ डालेंगे। उसके पॉलिटिकल लीडरशिप को पता होना चाहिए कि मिलिट्री विक्ट्री ओवर इंडियन आर्म फोर्सेस इज़ नॉट पॉसिबल। इस जहाज के आने के बाद द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड एयर वॉरफेयर हैज़ चेंज्ड। आज जब युद्ध होता है तो हमारी थल सेना, हमारी फौज जमीन से दुश्मन पर हमला करती है। दुश्मन को तो आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही वो ये कही कि आप बातचीत की टेबल पर बैठे हुए भी शक्तिशाली तब होते हैं जब आपके पास वो साजो सामान होता है जिसको देखकर दुश्मन थर्राता है। नेगोशिएशन में आप जेन्युइन को जेन्युइन भी तभी कह सकते हैं जब आपके पास ताकत हो, स्ट्रेंथ हो। कम से कम चाइना जैसा मुल्क तो सिर्फ स्ट्रेंथ की भाषा समझता है, उसी का सम्मान करता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।